अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। मैं हूँ मुनीब आसिफ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और आपका दिन हंसी खुशी और ख़ूबसूरती से भरपूर उसका आगाज़ आप लोगों ने किया होगा। और अपने मौजू पर जाने से पहले आज का दिन आप सब लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और जुम्मे का दिन है, उसकी मुनासबत से भी बात करेंगे, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज का दिन क्योंकि आप लोग सब हम लोग जुम्मा पढ़ेंगे तो ज़रूर एक दूसरे के लिए दुआ किया करें। हमारे लिए भी, पूरे पाकिस्तान के लिए, सबके लिए दुआ ज़रूर किया करें। अभी अपने प्रोग्राम में जनाब आज के टॉपिक के हवाले से बात करते हैं। आज जिस मौजू पर मैं बात करने जा रही हूँ वो हमें ज़रूर कहीं ना कहीं सोचने पर मजबूर करेगा कि जो हमारी ज़ाहरी ख़ूबसूरती अहम है, यहाँ पर हमारी जो बातनी ख़ूबसूरती होती है। मगर बातिन की ख़ूबसूरती से क्या मुराद है, ये किस चीज़ का नाम है, ये एक सवाल है। दरअसल हमारा जो बातिन है ना, वही हमारी हकीकी सच्चाई होता है। आज तक जितने भी दानिश्वर या मुसन्निफ़ आए हैं ना, सब के सब इसको इंसानी ज़िंदगी का सबसे बड़ा राज समझते हैं। और यहाँ तक कि इस्लाम भी हमें इसकी तलकीन करता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो हमारी असल शख्सियत को नुमाया करती है। क्या कभी आपने सोचा है कि जैसे हम रोज़ाना अपने कपड़े, अपना चेहरा धोते हैं, ऐसे ही हमारे दिल को भी साफ़ रखने की हमें कहीं ना कहीं ज़रूरत ज़रूर पेश आती है। तो याद रखें कि इंसान का जो करिश्मा है ना, उसके दिल में छुपा हुआ होता है। अगर हमारा दिल ही अंदर से साफ़ और ख़ूबसूरत नहीं होगा तो ना हमारी बात में उस तरह वज़न होगा और ना ही हमारी शख्सियत का कोई भरम रहेगा। इसी मौके पर क्या ख़ूबसूरत बात कही थी रूमी ने, अगर दिल साफ़ हो तो दुनिया को आप पसंद आएंगे और आपको दुनिया पसंद आएगी। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि आखिर बातिन की सफाई कैसे मुमकिन है। तो चलिए कुछ आसान और बड़े दिलचस्प से तरीके हैं आपके साथ, वो शेयर करते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने ख़यालात, अपनी सोच को मुस्बत रखना है। जब भी कोई मनफी ख़याल आपके ज़हन में आए तो फ़ौरन उसे एक अच्छी सोच के साथ तब्दील कर दे। आई नो कि ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है, बट इसको करना सीखें। आप देखेंगे कि कैसे ज़िंदगी में एक नई ताज़गी आपको फ़ील होना शुरू होगी। फिर ये कि दूसरों के लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करना शुरू कर दें, उन्हें हमेशा अच्छे लफ्ज़ों में याद रखें। हम अक्सर क्या करते हैं कि दूसरों के बारे में तनकीद करते रहते हैं, उनकी बुराइयां निकालते रहते हैं, मगर उससे ना सिर्फ हमारे दिल में मैल होता है बल्कि इंसान ज़ात की जो तहक़ीर है ना, वो भी हो रही होती है। फिर हमें क्या होता है कि हमें अपने आप को और दूसरों को माफ़ करने की आदत अपनानी चाहिए। हम दूसरों को माफ़ नहीं करते हैं, शायद बज़ाहरी तौर पर तो माफ़ कर देते हैं, कोई सॉरी बोलता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ फिर भी हमारे दिल में ज़रूर पनपती रहती है। अब हम सब इंसान हैं और गलतियां करना हमारी फ़ितरत है, ह्यूमन एरर हो ही जाता है। लेकिन दिल को साफ़ और पुरसुकून रखने के लिए ना ज़र्फ़ का बड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमें उन बोझों से आज़ाद करता है जिन्हें हम बिला वजह अपने दिल में रखते हैं। आखिर में एक छोटी सी बात कि अगर हम अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ इस एक एलिमेंट को, जिसको शुक्रगुज़ारी कहा जाता है, उसको शामिल कर लेना तो बातिन खुद ब खुद साफ़ होता चला जाएगा। तो आज से अपने दिल, अपने बातिन को साफ़ रखने का अहद करते हैं और ख़ूबसूरत रूह के मालिक बन जाते हैं। और जिन चीज़ों के बारे में हमने बात की है उनको भी अपनाने की कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं। और मेरा नहीं ख्याल है कि जिन चीज़ों के हवाले से, जिन टिप्स एंड ट्रिक्स के हवाले से मैंने बात की है, वो कोई बहुत ही ज़्यादा मुश्किल तरीक़ाकार है जिसके ऊपर जनाब हम काम ही नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं अगर उसके ऊपर गौर व फ़िक्र करें, उसके ऊपर सोचने की कोशिश करें तो उसके ऊपर हम अमल दरामद भी कर सकते हैं।
तो ये आज का हमारा पैगाम था। अभी हम आगे बढ़ते हैं और कुछ खाने पीने के हवाले से ही मज़ीद बात कर लेते हैं कि हमने सेहतमंद भी तो रहना है ना। महंगाई तो एक है ही है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ खाना पीना भी है। अगर कुछ खाएं पिएंगे नहीं, अपनी डाइट अच्छी नहीं रखेंगे, मुतवाज़न डाइट नहीं लेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। और जिस तरह का ये आजकल का मौसम चल रहा है, अगर इससे बचना है, मुख्तलिफ़ बीमारियों से बचना है और उनसे लड़ना है, तो आपकी जनाब जो सेहत है अच्छी होनी चाहिए। और सेहत तभी अच्छी होगी जब आप अच्छी डाइट लेंगे, अच्छी ग़िज़ा लेंगे। अब होता क्या है कि जनाब घरों में फ़ूड सेफ्टी का ख़याल किस तरह रखना चाहिए, और जब हम खाना बना रहे होते हैं तो उसमें क्या क्या ख्याल और कौन कौन सी चीज़ों को मद्देनज़र रखना चाहिए। जब हम खाना टेबल पे लगा रहे होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो फूड बॉर्न डिजीज़ बढ़ती जा रही है या वाटर बॉर्न डिजीज़ बढ़ती जा रही हैं, इसके मुतालिक हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, इस पर बात करनी है। हमारे साथ क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन सोनिया मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे इसके मुतालिक जानते हैं। सोनिया, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोनिया, जिस तरह मैंने बात की है कि घरों में ख़ास तौर पर फूड सेफ्टी के हवाले से हमें चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? जी, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हम्म। आज का टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको पता है कि बहुत सारे लोग, बहुत एक्सपर्ट्स जो हैं वो हम्म। बैलेंस डाइट के बारे में तो बात करते हैं कि मतवाज़न ग़िज़ा लेनी चाहिए, लेकिन हम इस चीज़ का ख़ास ख्याल नहीं रखते हैं कि हम जो खुराक ले रहे हैं वो साफ़ भी होनी चाहिए। हम्म। ठीक है, उसमें किसी किस्म के कोई भी जरासीम वगैरह नहीं होने चाहिए। तो अगर हम फूड सेफ्टी यानी कि ग़िज़ा की हिफाजत को एक सिंपल वर्ड्स में मैं बताऊँ तो वो क्या है कि ऐसे उसके लिए इक़दामात करना या कोई ऐसे तरीके अपनाना जिससे हम अपनी खुराक को महफूज बना सकें। किससे महफूज बना सकें? यानी कि डिफरेंट केमिकल से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, जरासीमों से और फिजिकल एजेंट से। अब ये अगर हम फिजिकल एजेंट्स की बात करें तो वो क्या होता है कि जैसे हमारा खुद का ही नाखून खाने में अक्सर टूट के गिर जाता है, या कोई बाल चला जाता है, शीशा टूट के गिर हम्म। जाता है। इस तरह की जो चीज़ें हैं उससे हमारी खुराक जो है वो डैमेज हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए जो है ना वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे हम काम करते हैं और उनको जो है वो मद्देनज़र रखना चाहिए। जैसा कि आप फॉर एग्जांपल इसकी हैंडलिंग कैसे कर रहे हैं फूड की, हम्म। ठीक है? और अगर आप उसको फूड को परचेज़ करने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे आपने ग्रोसरी करते हुए किन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है। फिर अगर आप वापस आते हैं तो उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है, उसको किस टेम्परेचर पे जो है वो मेंटेन करना है। और अगर आपका कोई खाना बच गया है तो आपने उसको स्टोर कैसे करना है, और अगर कुछ डिस्कार्ड करना है तो वो कैसे करना है। ये सारे स्टेप्स जो हैं वो इसमें इंक्लूड हैं। हम्म। अच्छा, दूसरा जिसको हम फर्दर जो है वो जी जी, उसको फर्दर डिस्कस करते हैं। दूसरा मुझे ये बताइएगा, जिस तरह कंटेमिनेशन की बात कर रहे हैं कि किसी भी चीज़ के हवाले से हो जाती है, लेकिन एक टर्म यूज़ की जाती है क्रॉस कंटेमिनेशन। इससे क्या मुराद है और इससे किस तरह बचा जा सकता है? जी, जैसे कि अभी मैंने बात की कि हमें जो है ना वो ग्रोसरी करते हुए बहुत चीज़ों का खास ख्याल रखना हम्म। चाहिए। इसी तरह से जो क्रॉस कंटेमिनेशन है ना वो ग्रोसरी करते हुए भी होती है। अच्छा, क्रॉस कंटेमिनेशन का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जर्म्स का ट्रांसफ़र होना। तो अब क्या होता है कि जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, ग्रोसरी करते हैं किसी भी चीज़ की, तो हम क्या करते हैं, अगर आज फॉर एग्ज़ाम्पल मदर्स कह रही हैं कि मैंने ना आज दिल कर रहा है कि मैं मीट लेके आऊँ, और हम्म। साथ ही आप कहते हैं कि मैं कोई सब्ज़ी, फल भी ले लूँ। तो आप क्या करते हैं, मोस्टली हमारे घरों में प्रैक्टिस है, जो कि गलत प्रैक्टिस है, कि हम एक ही शॉपिंग बैग ले जाते हैं, जिसको हम्म। अगर मैं उर्दू ज़ुबान में आसान अल्फाज में बोलूँ तो थैला जिसको हम बोलते हैं, कि हम वो ले जाते हैं और हम कहते हैं कि चलो सारी चीज़ें ना इसी में रख के ले आएँगे। हम्म। बट ये गलत है, क्योंकि क्रॉस कंटेमिनेशन होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने मीट परचेज़ किया है वहाँ से, और आपको पता है मीट में से एक उसका जूस जो है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा होता है, निकल रहा होता है, ठीक है? अच्छा। उसकी ड्रिपिंग हो रही होती है। तो अगर आप वही शॉपर जो है वो उसमें रख लेते हैं अपने बड़े वाले शॉपिंग बैग में, और फिर उसमें ही खरीद कर फल या सब्ज़ी रखते हैं, तो क्या होगा कि वो पानी जो है ना, जो गोश्त का पानी निकल रहा होगा, वो उसमें मिक्स होगा और उससे क्रॉस कंटेमिनेशन होगी, क्योंकि जो रॉ मीट होता है उसमें बैक्टीरियाज बहुत ज़्यादा होते हैं। और जिस जगह से हम ले रहे होते हैं वो भी कुछ जगह बहुत साफ़ नहीं होती है, तो वहाँ पे भी बहुत जर्म्स होते हैं। तो इस तरह से भी क्रॉस कंटेमिनेशन होती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जो हम अपने घरों में कटिंग बोर्ड्स यूज़ करते हैं, हम्म। नाइफ़ यूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं कि हम जस्ट एक ही कटिंग बोर्ड हर चीज़ के लिए यूज़ कर रहे होते हैं।
तो ये भी गलत प्रैक्टिस है, क्योंकि इससे भी हमारी क्रॉस कंटेमिनेशन होती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक कटिंग बोर्ड पे जो है वो मीट को कट किया है और बाद में आपने वॉश के बगैर ही उस पे कोई सब्जी कट कर ली है, तो उससे भी क्रॉस कंटेमिनेशन होगी। यानी कि फूड टू फूड पहले हमने बात की कि क्रॉस कंटेमिनेशन हुई, और जी। अब जो हम कटिंग बोर्ड की बात कर रहे हैं तो ये इक्विपमेंट टू फूड जो है ना, वो क्रॉस कंटेमिनेशन हो रही है। तो फिर हम्म। इसी तरह से अगर हम नाइफ को एक यूज कर रहे होते हैं, हालांकि देखिए नाइफ एक बहुत सस्ती चीज़ है, हम इसको दो तीन नाइफ जो है वो अपने घर में रख सकते हैं, और मीट के हम्म। लिए अलहदा से, सब्जी काटने के लिए जी। अलहदा से, फलों के लिए अलहदा से यूज कर सकते हैं। बट अगर फॉर एग्जांपल कोई कहता है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए मेरी यही गुजारिश है कि प्लीज़ आप अगर एक चीज़ के लिए नाइफ या कटिंग बोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसके बाद उसको अच्छे तरीके से सॉप के साथ वॉश करें, और फिर उसको किसी और चीज़ के लिए यूटिलाइज। इस तरह हम फ्रीज़र में बहुत सी चीज़ें रख रहे होते हैं, फ्रीज़ कर रहे होते हैं, गोश्त को फ्रीज़ कर रहे होते हैं, इसके अलावा कुछ बाकी चीज़ें भी हमने रखी भी होती हैं। तो क्या उस वजह से भी क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकती है? और अगर हमने फ्रीज़ करना ही है तो किस तरह, क्या तरीक़ाकार होना चाहिए चीज़ों को फ्रीज़ करने के हवाले से? जी बिल्कुल, उस तरह से भी क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकती है। वो कैसे हो सकती है कि हमारे घरों में ना एक ये भी गलत प्रैक्टिस होती है कि हम चीज़ों को कवर करके नहीं रखते फ्रिज में ना। हुँ। लाइक अगर हम उनको सालन रख रहे हैं या कोई दूध रख रहे हैं, कुछ भी चीज़, अगर राइस बने हैं तो वो अगर हम रख रहे हैं, तो हम मोस्टली घरों की मैंने ये प्रैक्टिस देखी है कि वो कवर नहीं करते। जब आप अनकवर्ड चीज़ रखते हैं तो उससे भी क्रॉस कंटेमिनेशन होगी। और दूसरी चीज़ ये कि हम फ्रिज को बहुत ज़्यादा ओवरलोड कर देते हैं। हम बहुत कंजस्टेड चीज़ों को ना उसमें रख रहे होते हैं, उसमें बिल्कुल स्पेस नहीं देते। जब इतनी ऊपर नीचे चीज़ों को स्टैक किया हुआ होगा, तो क्या होगा कि उससे क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकेगी। हुँ। तो इससे बच कैसे सकते हैं? तो उसका सिंपल टिप यही है कि आपने जो भी चीज़ रखनी है वो कवर करके रखनी है, और अपनी हर जो आपके बॉक्सेस होंगे या आप सब लोग बैग में चीज़ें डाल के रख रहे हैं तो उसमें स्पेस होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा कंजस्टेड नहीं होना चाहिए, उसको बहुत ओवरलोड नहीं करना फ्रिज को। अच्छा, दूसरा ये कि अगर हमने गोश्त फ्रीज़ करना है सोनिया, तो उसका क्या तरीक़ाकार होना चाहिए? और अगर फ्रीज़ किए हुए गोश्त को हमने डिफ्रोस्ट करना है, तो वो किस तरह कर सकते हैं? डिफ्रोस्ट करने की बात कर रही है ना आप? जी, जी। थॉ करने की, थॉइंग थॉइंग प्रोसेस की बात कर रही हैं? जी, जी। जी। अच्छा, तो इसमें जो है 3 तरह के प्रोसेस हैं जिससे हम मीट को थॉ कर सकते हैं। फॉर हुँ। एग्ज़ाम्पल कि अगर आपने कुछ मीट जो है वो इकट्ठा लेके उसको फ्रीज़ कर लिया था, और आज आपने कहा कि मैंने घर में जो है वो मीट को बनाना है, आज कुकिंग करनी है उसकी। तो हमारे घरों में जो गलत प्रैक्टिस होती है ना, जिसकी वज़ह से जरासीम ट्रांसफ़र होते हैं या ग्रो करते हैं, वो ये है कि हम लोग एक ही दफ़ा पूरा पैकेट निकाल के उसको शेल्फ़ पे रख देते हैं। तो जो गलत प्रैक्टिस है वो शेल्फ़ पे रखना है, तो इस चीज़ से अवॉइड करना है। और जो इसका बेस्ट मेथड है कि आप मीट को थॉ कैसे कर सकते हैं, वो सबसे पहले तो ये है कि आपने अगर उसको फ्रीज़र में रखा हुआ है तो उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें, ठीक है? और वो भी अच्छा। बिल्कुल ऊपर वाली शेल्फ पे नहीं रखना। क्यों? क्योंकि उसका वही, जब उसके जूसेस निकलेंगे, पानी जो है वो मीट का अपना एक निकल रहा होता है, तो अगर वो दूसरी चीज़ों में जाएगा तो क्रॉस कंटेमिनेशन होगी और जर्म्स हुँ। ट्रांसफ़र होंगे और मज़ीद ग्रो करेंगे फ्रिज के अंदर। तो आपने क्या करना है कि रेफ्रिजरेटर में सबसे नीचे वाले पार्ट में जो है ना, नीचे वाली जो उसकी शेल्फ होती है, वहाँ पे आपने उसको एक बैग में या किसी भी कंटेनर में जब डाल के है ना वो गोश्त को रखना है, वो खुद ही जो है ना वो थॉ हो जाएगा, यानी कि पिघल जाएगा। और उसका दूसरा तरीका ये है कि अगर तो आपने थोड़ी देर बाद ही कुकिंग करनी है, मतलब कम हुँ, टाइम हुँ, ही है हुँ, आपके हुँ। पास, तो आप उसको एक किसी भी कंटेनर में डाल के आप उसको मतलब टैप वाटर के अंदर डिप कर सकते हैं कुछ देर के लिए। तो उससे भी क्या होगा कि वो खुद ही एक गोश्त जो है वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगा। और तीसरा तरीका ये है कि आप माइक्रोवेव कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोवेव जो है ना वो एक बहुत सेफ मेथड नहीं है, और वो एक लीस्ट रिकमेंडेड मेथड है। बट इसमें भी जो है वो आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से और उसमें खुद ही टेम्परेचर जो है वो सेट कर सकते हैं, और उसको फिर बार बार जो है आपको स्टॉप करके अपने पूरे मीट को रोटेट करना पड़ेगा, ताकि हर पार्ट तक जो है ना वो हीट पहुंचे और प्रॉपर से जो है ना वो थॉ हो सके। घर में ख़वातीन ख़ास तौर पर जो किचन में काम कर रही होती हैं, कि उन्होंने अगर कोई चीज़ फ्रीज़ करनी है, गोश्त जैसे हम लोग घरों में लेकर आते हैं, तो अगर आपने गोश्त को फ्रीज़ करना है और उसके बाद आपने उसको थॉ करना है या डिफ्रोस्ट करना है, तो आप उसको किस किस मेथड के थ्रू जो है ना उसको अच्छे तरीके से डिफ्रोस्ट कर सकते हैं, जिससे एक तो कंटेमिनेशन भी ज़्यादा ना हो और आपकी सेहत भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो। इस पर बात करने के लिए क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन सोनिया हमारे साथ मौजूद थी और हमें बता रही थी ये सारी सूरत हाल। सोनिया, थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया।
अभी आगे बढ़ते हैं और कुछ मज़ीद बात कर लेते हैं जनाब कि आजकल हम देख रहे हैं कि लाहौर में ना जो आग लगने के वाक़यात हैं वो बहुत ज़्यादा फैलते जा रहे हैं। घरों में हमने देखा कि आग लग जाती है और प्लाज़ाज़ में बहुत सारे ऐसे प्लाज़ाज़ हैं जहाँ पर आग लगने के वाक़यात हमारे सामने आते हैं। लाहौर शहर की ही हम बात कर रहे हैं, तो इसकी क्या वजह है? दूसरा ये कि इसकी रोकथाम किस तरह की जाती है और घर या प्लाज़ा डिज़ाइन करते वक्त हमें किन बातों का ख्याल रखना चाहिए और उनमें क्या क्या चीज़ें ऐसी इंस्टॉल्ड की जा सकती हैं जो इस तरह के वाक़यात होने से हमें बचा सकती है। तो इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ सिकंदर इकबाल मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, जो कि कह लें कि हमारी सारी चीज़ों के हवाले से हमें बताने वाले हैं। आर्किटेक्ट हैं, इंजीनियर हैं, उनसे बात करते हैं। सिकंदर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, मैं ठीक हूँ, शुक्र। ना सिकंदर, घरों में या जिस तरह हम देख रहे हैं कि फ़ायर इंसिडेंट्स बहुत ज़्यादा केसेस हमारे सामने आते हैं, ख़बरें आती हैं, प्लाज़ास में लगते हैं, घरों में आग लग जाती है, तो इनकी रोकथाम के लिए क्या चीज़ें करनी चाहिए और जब हम इनको डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए? जी बिल्कुल, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें रोकी जा सकती हैं। इसमें से कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो कि जिसको हम नेचुरल कैलेमिटी कह सकते हैं। ये सारी हमारी अपनी गलतियाँ होती हैं जिसकी वजह से ये वाक़यात होते हैं। और एक परसेप्शन लोगों के जहन में ये है कि शायद सिर्फ आपके घरों में, छोटे घरों में ये वाक़यात होते हैं। अभी हमने देखा कराची में बुखारी मार्केट में आग लगी, जो कि पोश तरीन इलाका है कराची का, तो हर जगह पर ये वाक़यात हो रहे हैं। लाहौर में हमने देखा कमर्शियल बिल्डिंग्स में कई जगह पे आग लगी है, पेस में और डिफरेंट मार्केट्स में मतवातर ये वाक़यात हो रहे हैं। अच्छा, अब उसमें मसला ये है कि हमारे यहाँ कंस्ट्रक्शन को बहुत कैजुअल लेते हैं हम हमारी जो कंस्ट्रक्शन है इसमें खुदाई से लेके आखिरी पेंट तक हर जो चीज़ है उसमें एक साइंस इन्वॉल्व है, उसमें एक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है। तो हम इंजीनियरिंग को समझते नहीं और हम उसको एक कैजुअली ये जो हमारी प्रैक्टिस है उसके मुताबिक लेके चलते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम हर चीज़ को डिज़ाइन करें। जैसे आपने जिक्र किया कि डिज़ाइन बहुत ज़रूरी है। डिज़ाइन की स्टेज पे आप मैक्सिमम जो है ना वो अपनी चीज़ें कवर कर सकते हैं। डिज़ाइन में ये है कि आपने अपने सारी इंजीनियरिंग ड्राइंग्स आपको बनानी चाहिए। अच्छा। इंजीनियरिंग ड्राइंग्स में क्या आता है? आपकी इलेक्ट्रिकल की ड्राइंग्स, आपकी प्लम्बिंग की ड्राइंग्स यानी वाटर सप्लाई की ड्राइंग, आपकी सीवरेज की ड्राइंग्स, आपकी फायर फाइटिंग की ड्राइंग्स, सारी ड्राइंग्स आपकी बनी हो। ड्राइंग्स में क्या होता है कि आपकी एक एक चीज़ कंसिड्रेशन आप कर रहे होते हैं, आप कैलकुलेशंस करते हैं आप लोड कैलकुलेशन करते हैं कि आपके घर में या आपकी बिल्डिंग में कितनी आपको इलेक्ट्रिकल लोड रिक्वायर्ड है। उस लोड के मुताबिक फिर आप जो है ना वो अपनी वायरिंग करते हैं, आप अपने सर्किट ब्रेकर लगाते हैं, आपको कहाँ पे कितने स्विच चाहिए, कितने सॉकेट्स चाहिए, कितने प्लग्स चाहिए, वो सारे कैलकुलेशंस होती हैं उसकी। अच्छा। वो कैलकुलेशन अगर आप मिस करेंगे तो क्या होगा कि बाद में जब आप उसको ओवरलोड करेंगे सिस्टम को, वो सिस्टम उस लोड के लिए डिज़ाइन नहीं है, तो वो जब ओवरलोड करेंगे तो आग लगने का चांस होगा, क्योंकि वो जब ज़्यादा करंट आप डिमांड करेंगे किसी जगह से और वो ओवर हीट होगा तो हीट से आग प्रोड्यूस होगी। ओके, नहीं तो फिर किस कैपेसिटी की हमें जो वायरिंग है वो करवानी चाहिए या तारों का इस्तेमाल करना चाहिए अगर हम घरों में यूज़ करें या प्लाजाज में यूज़ करनी है हमने? अच्छा, एक तो मैंने बताया ना कि एक तो आपकी कैलकुलेशन होगी, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी है। हर बिल्डिंग की टाइप है ना, आप हॉस्पिटल बिल्डिंग की अपनी रिक्वायरमेंट है, होटल है तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट है, कमर्शियल बिल्डिंग है उसकी अलग रिक्वायरमेंट है। सपोज अगर सिर्फ हमने एक घर में अगर यूज़ करनी है तो उसके लिए किस तरह की घर में भी होगा ना, आपके घर का साइज़ कितना है, घर में ऑक्यूपेंट्स कितने होंगे, क्या उसका है, अपार्टमेंट बिल्डिंग है या रेजिडेंट, किस तरह का आपका यूनिट है सिंगल, तो उसके हिसाब से आपका लोड होगा आपके नंबर ऑफ़ ऑक्यूपेंट्स के हिसाब से कि कितने बेडरूम्स हैं, कितने लोगों के लिए घर डिज़ाइन हो रहा है, तो वो आप लोड कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद फिर आपके मटेरियल्स भी बड़े मैटर करते हैं। आप जो वायर कर रहे हैं, वायर यूज़ कर रहे हैं, वो क्या प्योर कॉपर की वायर है या उसके अंदर मिक्सिंग हुई है, क्योंकि मार्केट में बहुत से ब्रांड्स हैं, सारे क्लेम करते हैं 99.9% कॉपर है, हाँ। लेकिन वो आपको उसको चेक करना है, उसको टेस्ट करना है, उसको आप थोड़ा स्टडी करें कि कौन सी चीज़ बेहतर है। हम टेस्ट कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं कॉपर की वाकई वायर है कि नहीं है। बिल्कुल, आप लैब से टेस्ट करवा सकते हैं। अच्छा। अब हमारे यहाँ चूँकि हम ज़्यादातर जाते हैं बस कॉस्ट के ऊपर कि जहाँ से सस्ती चीज़ मिल रही है उस पर चले जाते हैं। हम क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को इग्नोर करते हैं, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को हम कंसिडर नहीं कर रहे होते परचेजिंग के दौरान इन चीज़ों में, तो वो हमारी बड़ी ज़रूरी हैं। और आपने अपने लोड के हिसाब से, जैसे मैंने कहा, इस तरह सिर्फ वायरिंग नहीं है, आपके सर्किट ब्रेकर्स हैं, उसकी कितनी रेटिंग का सर्किट ब्रेकर आपने यूज़ करना है, और उसके बाद आपकी जो सॉकेट्स हैं वो आपकी, हमारे यहाँ घरों में मसला क्या होता है कि हमारे यहाँ सॉकेट्स इतने अवेलेबल ही नहीं होते, तो फिर हमें सॉकेट्स से बचने फिर हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक्सटेंशन यूज़ करनी पड़ती है। एक्सटेंशन जो है वो बहुत बड़ा हैज़र्ड है। अच्छा। घरों में आपने अक्सर देखा होगा एक्सटेंशन में अक्सर ही जली होती है, तो वो यही होता है, वो यही होता है ना कि वो लोड बहुत ज़्यादा आप उससे ले रहे हैं,
आप उसमें उतनी रिक्वायरमेंट आप उसके ऊपर इतना आपने ओवरलोड कर दिए, इतने ज़्यादा आपने उस पर प्लग लगा दिए, सॉकेट लगा दिए कि वो ज़्यादा करंट आप ड्रॉ कर रहे हैं वहाँ से। और तो टिपिंग हैज़र्ड तो है ही कि आप उसे गिर भी सकते हैं, और उसके अलावा अगर करंट ज़्यादा विड्रॉ करेंगे तो वो भी आपको आग भी लग सकती है उससे। अच्छा, तो इसी तरीके से आप उसको प्रॉपर अगर डिज़ाइन किया होगा तो आपको एक्सटेंशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सही। इसी तरीके से आग के लगने के वाक़यात में सिर्फ एक करंट का फैक्टर नहीं है, आपका गैस का फैक्टर भी है। जैसे सर्दियाँ आएंगी तो लोग हीटर यूज़ करेंगे, तो हीटर्स में भी आपके जो हीटर्स हैं वो भी एक बहुत बड़ा पोटेंशियल हैज़र्ड है। जो मोबाइल हीटर्स होते हैं, कभी उठा के इधर रख दिया, कभी उठा के इधर रख दिया, कभी किसी फर्नीचर के पास रख दिया, किसी कर्टन के पास रख दिया, आपने रग के पास रख दिया, तो वो भी एक आग का बायस बन सकता है। अब तो पता नहीं हीटर चलने भी है कि नहीं चलने, गैस ही नहीं आएगी तो जिन इलाकों में गैस है अब इलेक्ट्रिक हीटर चलते हैं, क्या वो भी नुकसानदेह हो सकते हैं? अगर आप किसी ऐसी चीज़ के पास रख देते हैं जो कि वो कंबस्टिबल आइटम है, तो उसको वो ज़्यादा हीट अगर उसको मिलेगी कंसिस्टेंटली तो उससे आग प्रोड्यूस हो सकती है। तो आपको इसको चाहिए, बेहतर तो ये आप इसकी डेजिग्नेटेड प्लेस जो है फायर प्लेस वो बनाएं आप घर के अंदर, ताकि आपको एक जगह के ऊपर वो चीज़ हो और आपको जो है ना वो इसको मोबिलिटी इसकी कम से कम हो इस चीज़ की। तो हर चीज़ जो है ना वो इसी तरीके से आपको एक और चीज़ इंश्योर करने की ज़रूरत है कि आपकी जो घरों में जो डैम्पनेस आ जाती है, जो मॉइस्चर आ जाता है दीवारों के अंदर, वो भी बहुत बड़ा एक पोटेंशियल हैज़र्ड है। खास तौर पर सर्दियों में ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। हाँ, मतलब जहाँ भी अगर आपकी लीकेज होगी, कहीं पे किसी वाटर के पाइप में लीकेज है या सीवरेज के पाइप में, तो वो क्या करेगा, वो आपकी जो डैम्पनेस है वो भी शॉर्ट सर्किट का बायस बनती है, क्योंकि वाटर जो है एक अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। जहाँ पे नमी मिलेगी आपके करंट को, तो वहाँ से करंट का पाथ हो सकता है। अच्छा। तो इसी तरीके से जिस तरह आप इसको यूँ समझ लें, जिस तरह पानी के पाइप अगर कहीं से उसका कनेक्शन लूज होगा तो पानी वहाँ से बाहर आ जाएगा। हाँ जी। इसी तरीके से अगर आपकी वायरिंग जो है वो भी अगर कहीं से कनेक्शन उसका लूज है तो वहाँ से करंट आपका बाहर आ जाएगा, तो करंट को एक और पाथ मिल जाएगा फ्लो करने का। तो वो करंट को आपने अल्टरनेट पाथ नहीं देना, करंट को उसी पाथ के अंदर रखना है जिस पाथ को उसको डिज़ाइन किया गया, उस वायर के अंदर से ही करंट गुजरे, उसको कोई अल्टरनेट रूट ना मिले। जहाँ उसको अल्टरनेट रूट मिलेगा उसको हम शॉर्ट सर्किट कहते हैं। अच्छा, कुछ वायर्स ऐसी होती हैं हमारे घरों में जो कि बिल्कुल ओपन होती हैं, उनको कवर नहीं किया गया होता है, तो क्या वो भी शॉर्ट सर्किट का बायस बन सकती है? बहुत खतरनाक है ना कि आपके वायर के ऊपर एक इंसुलेशन की लेयर होती है, वो वाइट कलर की लगा देते हैं, किसी भी कलर की हो सकती है। अच्छा। वो डिफरेंट कलर्स होते हैं, लेकिन ये कि इंसुलेशन की लेयर होती है वो बहुत ज़रूरी है। इंसुलेशन डैमेज नहीं होनी चाहिए किसी भी सूरत में। इंसुलेशन जहाँ इंसुलेशन डैमेज हुई तो वहाँ से एक उसको रूट मिल जाएगा करंट को गुजरने का। और वो कोई भी चीज़ अगर आपने कंडक्टर कोई भी साथ लगा दिया, उसके ह्यूमन बॉडी एक कंडक्टर है, अगर आपने उसको टच किया तो आपके अंदर से करंट पास हो सकता है। तो इसलिए आपने इंसुलेशन को बचाना है डैमेज होने से, वो बहुत ज़रूरी है। वो अच्छी क्वालिटी की वायर होगी तो उसकी इंसुलेशन डैमेज नहीं होगी। कभी कभी ये भी होता है कि हम लोग कभी कोई बोर्ड के ऊपर हाथ लगाते हैं बटन प्रेस करने के लिए, तो एकदम करंट लगता है, वो थोड़ा सा स्पार्क होता है। हाँ, तो वो किस वजह से होता है, और क्या उसके बाद हमें कोई एहतियात बरतनी चाहिए कि नहीं बरतनी चाहिए? यूजुअली तो हम लोग कहते हैं कोई बात नहीं, एक दफ़ा ही लगाना, इट्स ओके। नहीं, उसमें इशू है, डेफिनेटली है। कहीं आपका कनेक्शन लूज है या आपकी कोई इंसुलेशन डैमेज है, कोई मसला है जिसकी वजह से वो हो रहा है, तो उसको ये आपको एक वार्निंग साइन है, आप उसको देखें और उसके मुताबिक उसको चेक करवाएं किसी इलेक्ट्रिशियन से। फिर इसके अलावा आप घरों में एक और मेजर जो आप ले सकते हैं, आप फायर अलार्म सिस्टम लगा सकते हैं। अच्छा। आप स्मोक डिटेक्टर यूज़ करें, आप हीट डिटेक्टर्स लगाएं अपने रूम्स के अंदर, किचन्स के अंदर, हर जगह पे, ताकि खुदा न खास्ता अगर आपका कोई स्मोक प्रोड्यूस होती है या आपकी एक्सेसिव हीट प्रोड्यूस होती है तो आपको एक अलार्म अलार्म से आपको पता चल जाए और आप टाइमली कोई एक्शन ले सकें। इसके अलावा घर में आपके फायर एक्सटिंग्विशर्स होने चाहिए, मौजूद होने चाहिए, फायर ब्लैंकेट्स होने चाहिए आपके पास। अगर कोई वाक़या इस तरह हो जाए तो फौरी तौर पे आप बुझा सकें, ना आपके आप रेस्क्यू का इंतज़ार करें, आपको वक्ती तौर पे कुछ ना कुछ आपको खुद भी मेजर लेना है ना आपको। तो वो आपको 2-3 किस्म के राइट टाइप के एक्सटिंग्विशर्स पड़े हों, किस तरह की आग लगी है उसके ऊपर कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज़ करना है, तो वो ये भी मैटर करता है। अच्छा। तो वो आपने इसको थोड़ा सा इसके बारे में हमें नो हाउ ज़रूरी है कि हम इसको जानें थोड़ा सा कि आग को हमने कैसे बुझाना है, फौरी तौर पे हमने सेफ्टी कैसे करनी है। तो ये जो शॉर्ट सर्किट वाली आग होती है तो इसके लिए क्या करना चाहिए, किस तरह बुझाना चाहिए? आपका फायर एक्सटिंग्विशर जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 वाला होता है वो आप यूज़ करें उसके ऊपर। अच्छा। तो हाँ, उससे आपकी आग बुझ जाएगी। ठीक है, वो यूज़ करना चाहिए। अगर वो घरों में नहीं है, बल्फर्ज अगर घरों में नहीं है तो फिर क्या करना चाहिए लोगों को? फिर तो आपको बुलाना पड़ेगा रेस्क्यू को। हाँ, और तो कोई तरीका नहीं है उसको बुझाने का। फिर आप रेस्क्यू को बुलाएं जल्दी से कि वो आएगा, उसको करें। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपकी बिल्डिंग की फायर रेटिंग होनी चाहिए। फायर रेटिंग का मतलब ये होता है कितने घंटे तक आपकी बिल्डिंग उसकी आग को बर्दाश्त कर सकती है। उसको हमारी जो कंक्रीट की दीवारें होती हैं, कंक्रीट की जो छतें होती हैं, वो 2 से 3 घंटे की फायर रेटिंग देती हैं।
ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपकी बिल्डिंग ही कहीं कोलैप्स ना कर जाए ना, आपके रेस्क्यू को ज़ाहिर बात आने में टाइम लगेगा, उस दौरान में आपकी बिल्डिंग को सस्टेन करना चाहिए। एक ये इंपॉर्टेंट है कि आपके मटेरियल सही यूज़ हुए हों जिससे आपकी बिल्डिंग की फायर रेटिंग हो। दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आप की कोशिश होनी चाहिए कि जिस जगह पे आग लगी है वो वहीं पे कंटेन रहे, वो फैले ना, स्प्रेड ना करें पूरे घर में। उसको कंटेन करने के लिए आमतौर पे अगर जैसे आपका इन्वर्टर है, सोलर का आपने इन्वर्टर लगाया हुआ है या कोई बैटरी है, ज़्यादा चांस है, ज़्यादा जो रिस्की एरियाज़ हैं यहाँ से आग लग सकती है। तो आप कोशिश करेंगे उस एरिया में जो आपकी जितनी भी कंडक्टिंग है, वायरिंग हुई हुई है, उसको इस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए, इस तरीके से सील किया जाए कि वहाँ पर अगर आग लगती है तो वो उससे दूसरी तरफ मूव ना करे, मतलब दीवार के दूसरी तरफ ना जाए। अच्छा। यानी कि आपने अगर कोई भी दीवार में कोई कंडूट जब गुजरता है, कोई पाइप आपने डाला है जिसके अंदर वायर जा रही है, तो हाँ। कंडूट आपने होल किया ना, हाँ। एक दीवार में होल किया जी। अब जब होल को आपने कंडूट डाला तो साइडों पे थोड़ी सी स्पेस रहेगी, ओके। तो वहाँ पर आप फायर स्टॉपर लगाते हैं। अच्छा। आप केमिकल्स यूज़ करते हैं जो कि फायर स्टॉपर होते हैं, जो कि आग को कोई पैसेज नहीं देते एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, एक दीवार से दूसरी दीवार में मूव ना कर सके। एक कमरे में लगी है तो वो उस कमरे से दूसरे कमरे में ना जाए, वहाँ पर रिटेन रहे वहाँ, ताकि आप जल्दी से आप अपना एक्शन ले सकें और उसको बुझा सकें। अगर वो आग स्प्रेड करेगी, उसको मल्टीपल पैसेज मिलेंगे एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में, तो फिर आपके लिए कंट्रोल करना उसको मुश्किल होगा, उसको मुश्किल हो जाएगा। तो हमारे जो ये तो चले डोमेस्टिक चीज़ों के हवाले से हमने बात कर ली, कमर्शियली देखा जाए शॉपिंग मॉल्स हैं, जिस तरह हमने देखा कि हफीज़ सेंटर में आग लगी, पहले पेस में आग लगी, इस तरह के और भी काफ़ी वाक़यात हैं जो रूनुमा हुए हैं। तो इस हवाले से क्या इनिशिएटिव्स हमें लेने चाहिए, उसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए, वहाँ पर सेफ्टी मेजर्स क्या लिए जा सकते हैं? देखिए कमर्शियल बिल्डिंग में तो पूरा एक कंट्रोल रूम बनता है, कंट्रोल रूम में ये होता है। लेकिन आपको लगता है कि अभी जितनी भी हमारी कमर्शियल बिल्डिंग्स बनी हुई हैं या ऑलरेडी बन रही हैं या बहुत पहले बन चुकी हैं, उसमें ये मेजरमेंट्स लिए जाते हैं? पुरानी बिल्डिंग्स में नहीं होगा शायद इतना, लेकिन अब जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं मोस्टली जहाँ पर अथॉरिटीज़ इम्प्लीमेंटेड हैं, थोड़े से ना बायलॉज जहाँ पे इम्प्लीमेंटेड हैं वहाँ पर तो ये चीज़ें इंश्योर की जाती हैं। अच्छा। जहाँ पर बायलॉज इतने इम्प्लीमेंटेड नहीं है वहाँ पर लोग खुद ही बना लेते हैं, कोई उस तरह चेक एंड बैलेंस नहीं होता। लेकिन उसमें ये है कि आपका एक कंट्रोल रूम होता है जिसमें आपके सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, आपके पैनल्स, कंट्रोल पैनल्स आपके, अगर आपका HVAC सिस्टम है तो उसके सारे वहाँ पर कंट्रोल्स होंगे, और वहाँ पर उस रूम को प्रॉपर फायर रेटेड किया जाता है, क्योंकि उस रूम के अंदर ही सारा पोटेंशियल है ना आपका। वहाँ पर आपका HVAC सिस्टम है, उसके भी सारा कंट्रोल वहाँ पर है, आपका इलेक्ट्रिकल सिस्टम का भी वहाँ पर है, आपकी नेटवर्किंग सारी वहाँ पर है। तो उस रूम को फिर प्रॉपर आपने फायर रेटेड करना होता है कि अगर उस रूम में आग लगती है जहाँ पे ज़्यादा चांस आग लगने का, तो वहाँ से स्प्रेड ना करे वो, ओके, फैले ना वहाँ से। फिर दूसरा बिल्डिंग्स में सेफ्टी के होते हैं कि आपने इमरजेंसी एग्जिट्स देने होते हैं कि बिल्डिंग्स के अंदर, इवन घरों के अंदर भी अगर आपकी बेसमेंट है तो आपको एटलीस्ट 2 स्टेयर्स आपके पास होनी चाहिए इमरजेंसी एग्जिट के लिए। अगर एक स्टेयर तो रूटीन में यूज़ कर रहे हैं, कि आपके पास इमरजेंसी के लिए भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास एक ही रास्ता है बाहर निकलने का और खुदा न खास्ता को मसला वहीं पे हो गया तो जहाँ से आपने बाहर निकलना था, तो फिर आपके पास कोई अल्टरनेट रूट नहीं होगा निकलने का। इस तरह बिल्डिंग्स में भी अक्सर ये होता है कि हमारे यहाँ कोई इमरजेंसी एग्जिट्स डिज़ाइन नहीं होते, प्लान नहीं होते कि भाई अगर एक जगह पे आपके स्टेयर में ही मसला आ गया तो आप कहाँ से जाएंगे। आपके पास कोई एक्सपायर स्टेयर होनी चाहिए पिछले बैक डोर से, ताकि आप वहाँ से एग्जिट कर सकें। ठीक है। अक्सर आपने देखा है बिल्डिंग में जो आग लगती है लोग भी खिड़कियों से छलांग लगाते हैं क्योंकि ऑप्शन कोई नहीं होती उनके पास। और तो ये इस तरह के जो फायर सेफ्टी मेजरमेंट्स है वो घरों में भी लेने चाहिए, और जो बिल्डिंग्स, शॉपिंग मॉल्स हमारे बन रहे होते हैं उनमें भी लेने चाहिए। तो इस हवाले से सिकंदर इकबाल हमारे साथ मौजूद थे। सिकंदर, थैंक यू सो मच कि आप यहाँ पर आए, और फायर इंसिडेंट्स जो लाहौर में बढ़ते जा रहे हैं उस पर हमने बात की है। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अब कुछ लाहौर के हवाले से हमने बात करनी है, और जिसको पाकिस्तान का दिल कहा जाता है, और इसकी तरक्की के बारे में कि इसमें कैसे तवील मुद्दती मनसूबाबंदी का जो है ना वो फुकदान हमारे सामने आता है। आप ये देखें कि अरबों रुपए खर्च करने के बावजूद भी लाहौर के लिए कोई जामे जो मास्टर प्लान है वो नहीं बनाया जा सका है। शहरी जो है वो मसाइल में दिन ब दिन इजाफ़ा ही देखने को मिलता है, ना कोई वाज़ेह हिकमत अमली है और ना ही कोई काबिल ज़िक्र इक़दामात किए जा रहे हैं। लाहौर का इंफ्रास्ट्रक्चर उठाकर देख लें, जिसे जदीद तकाज़ों
के मुताबिक ढालना चाहिए था, वही जो बुनियादी सहूलियात से उससे महरूम है। ना ट्रांसपोर्ट की सहूलियात की फराहमी में मुसावी तकसीम है और ना ही सड़कों पर इंक्रोचमेंट के मसाइल कम हुए। इसके अलावा स्मॉग और आलूदगी जैसे मसाइल दिन ब दिन संगीन होते जा रहे हैं और ये सारे ऐसे मसले हैं जिनका ताल्लुक डायरेक्ट शहरी तरक्याती मनसूबाबंदी के साथ है। मगर हमारे यहाँ क्या होता है कि मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन जैसे बड़े बड़े मंसूबे भी इस मनसूबाबंदी से आरी दिखाई देते हैं। एक तरफ शहर के उफ़क़ी फैलाव यानी कि हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की वजह से हमारी जो ज़री ज़मीन है उसको नुकसान पहुँच रहा है, तो दूसरी जानिब लाहौर का एक बड़ा हिस्सा हाउसिंग सोसाइटीज़ में तब्दील होता जा रहा है, जबकि वर्टिकल ग्रोथ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया जा रहा, जो कि देखा जाए तो जितने भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं जिसमें जापान आ जाता है, चाइना है, यूरोप के ममालिक हैं, दुनिया के दीगर बड़े बड़े ममालिक हैं, वो तरक्की उनकी जो है उसका राज यही है। अब हुकूमत ने लाहौर की तरक्की के लिए 137 अरब रुपए का बजट तो रख दिया है, जिससे बज़ाहिर गलियां, सड़कें, पुल, इमारतें बनाई जाएंगी, मगर क्या ये लाहौर को तरक्की याफ्ता शहर बनाने के लिए काफ़ी है? इस बजट में से कितना पैसा है कि जो सहूलियात की फराहमी पे लगाया जाएगा और कितना ज़ाहरी डेवलपमेंट पर होगा? आवाम का मुस्तकबिल का जो मंसूबा है उससे इस मंसूबे से क्या वो महफूज होगा और किससे नहीं होगा? आज के हमने इस प्रोग्राम में बात करनी है और इस पर बात करने के लिए आज हमने मदऊ किया है डॉक्टर हबीबुल हक रंधावा साहब हैं, साबिक चीफ इंजीनियर हैं LDA और साथ ही साथ माहिर माहौलियात हैं। उनसे बात करेंगे और ये जो तवील मुद्दती मनसूबाबंदी नहीं की जाती है, मास्टर प्लान पॉलिसीज़ नहीं बनाई जाती, उसमें फुकदान है, इसमें वजह क्या है, इस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी बहुत, मैं ठीक हूँ बिल्कुल। आप डॉक्टर साहब ये जो सारी सूरत हाल बयान की है मैंने, आप भी इससे बहुत बाखूबी वाकिफ़ है, आपने भी काम किया है गवर्नमेंट में रहकर, तो क्या सूरत हाल लगती है? फुकदान क्यों आ जाता है? हमारी जो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ होती हैं हम वो क्यों नहीं बना पाते, और अगर बना भी पाते हैं तो उसके ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं हो पाता सही तरीके से? मैडम, लाहौर के इस वक्त और जो पेश आइंदा मुश्किलात हैं उसको बड़ी जामियत के साथ आपने बयान किया है कि हमारी प्लानिंग का बहुत फुकदान रहा है। देखिए, जब ये शहर इसको ये शुरू हुआ है तब तो ये वॉल सिटी था। उस वक्त की आबादी के लिए इसकी सारी जितनी भी स्पेसेस थी वो इसके इस्तेमाल के लिए काफ़ी हाँ थी। जी बिल्कुल। लेकिन चाहिए तो ये था कि सब्सिक्वेंटली उसमें जितने भी डिकेड्स आए, 10 साल आए, 15 साल आए, तो चाहिए था इस शहर के बज़रच महर जो हैं, जिसमें सियासतदान भी हैं और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी हैं, उनको चाहिए था कि जितनी एक्सपेंशन प्रोपोर्शनेट हो रही है अगले 10 साल में, 20 साल में, तो उनको किसी न किसी समत में ऐसी एक्सपेंशन दें जामियत के साथ, एक यूनिट बनाएं। हर यूनिट में रेजिडेंशियल एरिया भी हो, कमर्शियल भी हो, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हो और पब्लिक रिक्रिएशंस के लिए। सही। लेकिन बदकिस्मती की ये बात ये है कि हमने हाउसिंग सोसाइटीज़ को तो इजाज़त दे दी, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ को, और इवन गवर्नमेंट। कौन इजाज़त देता है? हमारे डिपार्टमेंट इजाज़त देते हैं ना, कंसर्न डिपार्टमेंट LDA ही वो इजाज़त देता है ना हाउसिंग सोसाइटीज़ को, और उसी इजाज़त के अंदर ही खराबी है। अच्छा। कि हम इंश्योर नहीं करते कि इस स्टेक होल्डर्स ने, इस हाउसिंग सोसाइटी के जो प्रोप्राइटर्स हैं, इन्होंने सारी एमिनिटीज़, सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स की जो ज़रूरियात है क्या इनकॉर्पोरेट कर दिए हैं इनिशियल प्लान में या नहीं। हम इसको पीस मील में ले जाते हैं कि आपको जी गो हेड दे देते हैं, ठीक है, लैंड साबित करें, फिर हम जो भी उनकी एलोकेशंस होती है लैंड की, और ये बहुत सानिया है कि हम एलोकेशन ऑफ लैंड को, जिसमें कि रेजिडेंशियल और रिक्रिएशनल पोर्शन है, उसको हम फिर कमर्शियल में कन्वर्ट करते रहते हैं। और हम ये एक फैशन बन गया है हमारे सरकारी और वैसे भी दूसरे लोगों में कि हम कहते हैं रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। अच्छा भाई, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं एट दी हेल्म एंड कॉस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़। आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं कि देखें, ये जो रोड्स हैं पूरे लाहौर की, ये कभी अपनी इनिशियल प्लानिंग में ये कमर्शियल नहीं होते नहीं। इनके लिए एक कमर्शियल जोन बनते रहे हैं, रेस्पेक्टिव जितनी भी कमर्शियल सोसाइटी, जितनी सोसाइटी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं। क्या बात हुई कि बाद में आपने इनको रोड्स को, जहाँ से ट्रैफिक ज़्यादा गुजरी, आपने कमर्शियल कर बना दिया। हाँ। अब ये देखें, ये मैश क्रिएट हो गया ट्रैफिक का। अच्छा,
आपने एक्सपेंशन तो की। जब ये इंजीनियरिंग हो रही होती है तो तब वो ये क्या तजावीज़, ये सजेशंस नहीं दे सकते हैं हुकूमत को? देखें, बात ये है कि ये भी एक बदकिस्मती है कि ऐसे प्रोजेक्ट्स या ऐसे मंसूबे कि जिसमें टेक्निकल और प्रोफेशनल लोगों को हेड करना चाहिए, उनको तो पिछले बेंचेस में बिठा देते हैं। अच्छा। और फैसला करने वाले सियासतदान या दूसरे जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो फिर बैक जुम्बश कलम और या फिर वो क्या कहते हैं अशार अबरू के साथ जो सियासतदान कहते हैं उसके मुताबिक कमर्शलाइज किए जा रहे हैं। अच्छा। सोसाइटीज़ को अप्रूव किए जा रहे हैं विदाउट दी कंडीशंस कि उन्होंने क्या फुलफिल किए हैं या नहीं किए हैं। अच्छा, ठीक है। अब उसका ये नतीजा निकला है कि लाहौर की पेरिफेरी में रेजिडेंशियल एरियाज तो इम्प्रूव बन गए हैं जी, लेकिन उनकी सारी कमर्शियल एक्टिविटीज़, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ वो लाहौर के सेंटर में आ गई। सेंटर में आ गई, बिल्कुल। अब देखें ना, ये मार्केट है, आपकी शालमी मार्केट, सारी दुनिया, इसमें जो कस्टमर हैं वो भी बाहर से आ रहे हैं, ऐसे ही है। जो इसके शॉपकीपर्स हैं वो भी बाहर से आ रहे हैं, जो माल है वो भी बाहर से आ रहा है। अब कितनी ये अजीब ये डायलामा है कि सारी चीज़ें बाहर से आ रही हैं और यहाँ आके बिक रही हैं। लेकिन खैर इनको आज़ादी है कि जो जैसे करे, लेकिन इसका ये नुकसान ये है कि जब व्हीकल्स पे लोग आते हैं तो यहाँ व्हीकुलर एमिशंस हो रही हैं। कोर्स हैं, इसी तरह कोर्स का फैलाव होना चाहिए, ये पेरिफेरी में होना चाहिए, या दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के जो वकला क्लाइंट्स आ रहे हैं और जजेस इस पेरिफेरी से लाहौर में आ रहे हैं, ये लाहौर में फैल जानी चाहिए कोर्स, ताकि इसकी जो ट्रैफिक हेजर्ड्स हैं वो भी फैल जाए और वो कंसंट्रेशन ना हो सके। जिस तरह एक तो व्हीकल एमिशन होती है, देन जो भट्टे हैं वो जल रहे हैं, उन्हें ज़िगज़ैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल करना चाहिए। कुछ हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं जिससे ये जो ज़हर आलूद धुआं निकलता है उन हवाले से भी बहुत सारा क्रैकडाउन किया जा रहा है। वक्तन फ़वक्तन हम उस पर भी बात करते रहते हैं। आज हमने बात की कि किस तरह ये जो लाहौर की प्लानिंग की जाती है डेवलपमेंट के हवाले से, उसको किस तरह लॉन्ग टर्म हमें लेकर जाना चाहिए और फिलफौर हमें स्मॉग के तदारुक के हवाले से किस तरह के इकदाम उठाने चाहिए। डॉक्टर हबीबुल हक रंधावा साहब हमारे साथ मौजूद थे, साबिक चीफ इंजीनियर हैं, माहिर माहौलियात हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। और जनाब, आप कुछ मज़ीद मईशत के हवाले से बात कर लेते हैं, और ख़ास तौर पर ये भी ख़बरें सुनने को मिल रही हैं, कन्फ्यूजन भी है कि जनाब मिनी बजट आने को तैयार है। कुछ लोग कह रहे हैं जो कि हुकूमत में ही है, जैसे गवर्नर पंजाब, उन्होंने कहा जी मिनी बजट आने का कोई भी कह लें कि जो तवक्को है वो ज़ाहिर नहीं की जा रही है, कोई इम्कानात नहीं है। ये मिले जुले से रद्द-ए-अमल या इम्कानात हमारे सामने आ रहे हैं। दूसरा ये भी पता चला है कि जनाब शरह सूद में कमी हुई है, उस पर ताजरों की कह लें कि क्या मौक़िफ़ है, उस पर बात करेंगे। और दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि हुकूमत का जो टैक्स कलेक्शन है, टारगेट पूरा ना होने पर मज़ीद शायद टैक्सेस लगाए जाएंगे, ये इंदिया भी दिया जा रहा है कहीं ना कहीं। दूसरा, आपको पता है स्मॉग की सूरत हाल बिगड़ती ही जा रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ इकदाम उठाए गए हैं, कुछ फ़ैसले लिए गए हैं ज़िले हुकूमत की तरफ से, पंजाब हुकूमत की तरफ से, जिसमें सबसे पहले जनाब जितने भी रात 8 बजे तक बारबेक्यू शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनके हवाले से SOPs जारी किए गए हैं। उस पर अमल दरामद ना करने वाले रेस्टोरेंट्स को, ताजरों को, या जितने भी लोग काम कर रहे हैं, कारोबारी हजरात हैं, उन्हें सील भी किया जा सकता है। ये पॉलिसी भी अपनाई जा रही है। दूसरा, अगले हफ्ते कारोबारी तबके जो है, जो कारोबारी हजरात है जो काम कर रहे हैं, हमारी ताजर बरादरी है, उन वाले से भी SOPs के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि शायद यहाँ तो टाइमिंग कम की जाएगी, यहाँ पर कहीं ना कहीं हफ्ते में कुछ दिन कारोबार को बंद रखा जाएगा स्मॉग के तदारुक के हवाले से। अब इसमें ताजरों से बातचीत की गई है, स्टेक होल्डर से बातचीत की गई है, उनका मौक़िफ़ लिया गया है कि नहीं लिया गया, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मौजूद है, मियां अबूज़र शाद साहब, उनको हमने आज इनवाइट किया है, उनसे बात करते हैं। सर, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? ठीक है सर, ये जो स्मॉग की सूरत हाल है, इस पर हमने देखा है कि उसके तदारुक के हवाले से पंजाब हुकूमत ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं, फ़ैसले किए हैं। ख़ास तौर पर ये जो कारोबार के हवाले से पॉलिसीज़ बनाई जा रही है, SOPs बनाई जा रही है, इस पर क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। इस वक्त तकरीबन 1,40,000 के करीब नाक कान गले के पेशेंट जो हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। तकरीबन 10 से 12,000 पेशेंट डेली इंक्रीज़ हो रहा है। उसकी मेन वजह जो ऑक्सीजन की कमी और पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, ये वजह है।
देखें ये गए 7-8 साल से हर साल बतदरीज बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके लिए कोई हमने खातर खा आया, स्मोक टाइम आया, ये 15 अक्टूबर से 15 दिसंबर तक पीक होता है, यानी कि 2 माह बड़ा पीक पे रहते हैं। मौसम तब्दील होने की वजह से देखें आज 8 नवंबर है और अभी तक हम लोग गर्म कपड़े पहन रहे हैं। आमतौर पे ये मौसम सितंबर में चेंज हो जाता था। मौसमियाती तब्दीली एक वजह है। दूसरी वजह देखें, आपकी जल्लों से लेके आपकी तकरीबन पत्तों की तक नहर चल रही है। अगर हम इस पे फाउंटेन लगा लें, अच्छा। और फाउंटेन हर 50 फुट के ऊपर एक फाउंटेन तकरीबन 50 फुट हाइट का हो और वहीं से बिजली जनरेट की जाए और वहीं पे चला दिए जाएं, तो कम से कम एक मसनूई बारिश का एक किस्म का कम से कम कोई 200 फुट एरिए में जो पोल्यूशन है कंटिन्यू तकरीबन कोई 60 किलोमीटर का रुक सकता है। सही, ठीक ये है। चीज़ें असल में हम साइंसदान नहीं है, मगर हमारा एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक मुहिब्बुल वतन होने के नाते हमारा फ़र्ज़ है कि एडवाइस करना कि भाई ये काम आसान है, सस्ता है, और बजाय मसनूई बारिश हो वहीं से बिजली जनरेट की जाए। लेकिन हुकूमत तो कारोबार बंद करने की तरफ आ जाती है, स्कूल्स बंद करने की तरफ आ जाती है, उनको ज़्यादा इजी शायद ये लगता है। देखिए पूरी दुनिया में हफ्ता और इतवार को बिजनेस भी बंद होते हैं और स्कूल भी बंद होते हैं। पहले इस चीज़ को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अब पूरी दुनिया में हफ्ता और इतवार बड़े दुकानदार, बड़े मॉल बंद हो जाते हैं, ट्रैफिक स्लो हो जाती है, तकरीबन कोई 60% ट्रैफिक का फ़्लो कम हो जाता है और सिर्फ 40% रहती है ट्रैफिक, या 30% कह लें। तो अगर हम हफ्ता और इतवार की छुट्टी मुशावरत के साथ कर लें, तो उससे एक पोल्यूशन का प्रेशर भी कम हो जाएगा। ठीक है। दूसरा एक इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए, सेमिनार होने चाहिए। लाहौर चैम्बर में सेमिनार हॉल मौजूद हैं, मगर बात यह है कि जिस तरह गवर्नमेंट अब अवेयरनेस दे रही है, जिस तरह गवर्नमेंट अब कोशिश कर रही है, ये कम से कम 3 महीने पहले शुरू होना चाहिए। डेंगू का काम जैसे आता है, प्रेशर एकदम आता है। दरअसल कोई चीज़ देखिए, पूरे लाहौर में 2 लाख दुकानें होंगी दूध बेचने की, कहीं से 1 किलो दूध खालस ला दें, ऐसे ही है। अगर आप, ये खाली गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये सबका काम है। अखलाकी जिम्मेदारी, एक बंदा गलत काम कर रहा है उसको रोकें। इसी तरह आप देखें, जब से ट्रैफिक में 20% इंसेंटिव दिया है, तो ट्रैफिक पुलिस सिर्फ और सिर्फ चलान कर रही है। उससे ये होता है कि पीछे 500 फुट तक पेट्रोल जल रहा है। मसलन आप बाटी से लेके आप धर्मपुरे तक आ जाएं, तो ये पूरी ये जो 2 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, इस पे देखें ट्रैफिक पुलिस की मसलन 100 बंदा होना चाहिए, तो बंदे हैं सारे 40 और चलान कर रहे हैं। ये अब ज़माना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे चला गया है। इनको चलान की पावर लाहौर शहर में ख़ास तौर पर अंदरूनी एरिया में नहीं होनी चाहिए। अच्छा। वो सिर्फ आप कैमरे के ज़रिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए चलान करें, ये ना करें, ट्रैफिक को चलने दें। दूसरा इंक्रोचमेंट, जिसके लिए सीएम साहबा ने बहुत काम किया है, उसके ऊपर बड़ा जोर होना चाहिए। इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। देखिए आपकी दुकान का साइज 10 बाई 10 है, तो 10 बाई 30 की जगह आपने सड़क पे रखी हुई है। इसमें कारपोरेशन इन्वॉल्व है, इसमें वासा इन्वॉल्व है, इसमें आपकी डीसी लाहौर इन्वॉल्व है कि भी वो क्यों नहीं सख्ती कर रहे। तो हमारे ताजिर बरादरी भी तो खुद ही आगे रेंट आउट कर लेते हैं ना दुकान के आगे। यही मैं कह रहा हूँ कि वो गलत कर रहे हैं। अखलाकी तौर पर देखना चाहिए। यही बात कह रहा हूँ कि अखलाकियात खत्म हो गए हैं। देखिए इस वक्त तकरीबन, मैंने आपको पहले अर्ज किया, 1.5 लाख के करीब लोग गला नाक कान की वजह से हॉस्पिटल रजिस्टर्ड हो चुके हैं, और कम से कम 50,000 ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकते, उनके पास पैसे नहीं है। अगर आबादी का, अगर इस वक्त 1.5 करोड़ की आबादी में से 2 लाख बंदा बीमार है, वो 5 लोगों को भी वायरस दे अपना, तो इसका मतलब कि ये एक हफ्ते में 10 लाख बंदा हो जाएगा। तो आबादी का अगर 8% 10% बंदा बीमार हो जाए,
उससे बेहतर नहीं है बीमारी से बचाने के लिए। देखिए इसमें क्या होता है, हेल्थ खराब होती है, बिल्कुल ऐसे ही है। इन चीज़ों को रोकने के लिए ये एक अवेयरनेस होनी चाहिए, वॉक होनी चाहिए। जैसे आपने स्कूल बंद कर दिए, बच्चे भी खौफजदा हैं, क्या पता नहीं हो गया है। हाँ। तो ये सिस्टम आपको पहले दिन ही अगर आप देखें, नहीं तो ये जो पॉलिसी लाई गई है मियां साहब के SOPs हैं कि रात 8 बजे के बाद रेस्टोरेंट्स नहीं खुलेंगे, बारबेक्यू शॉप्स नहीं खुलेंगी, फिर जो कारोबारी तबके के हवाले से, बरादरी के हवाले से भी कुछ SOPs के इम्कान ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि वो भी आ सकते हैं, औकात कार कम हो सकते हैं, या फिर हफ्ते में उनके दिन कम किए जा सकते हैं, बंद भी किया जा सकता है। तो इस हवाले से ताजरों से कोई बात की जाती है? पिछले दिनों ताजर बरादरी की आपसे मुलाकात भी हुई थी फिरोजपुर रोड के, उन्होंने कहा कि वहाँ पर डेंगू के वाले से छापे मारे जाते हैं तो FIRs दर्ज कर दी जाती हैं, स्मोक के वाले से अब छापे मारे जा रहे हैं तो FIR मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। देखें आप एक इज्जतदार आदमी को जब आप उसके ऊपर FIR कटवाते हैं, जब वो वीज़ा लेने जाता है, एक्सपोर्टर होता है, उसके वीज़े पे आ जाता है ये क्रिमिनल है। देखें आप किसी को राह जाते हुए ऐसा ठप्पा लगा देते हैं कि जैसे ये बंदा पाकिस्तान का सबसे बड़ा कातिल है। कम से कम SOPs बनाते वक्त हमें ऑन बोर्ड होना चाहिए। अच्छा। देखें हम 19,000 अरब टैक्स देते हैं, बिल्कुल। अब 19,000 अरब ताजर टैक्स दे रहा है तो हम देते हैं तो आप चलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने सख्ती की, पिछले दिनों चले छापे मारे, आपने देखा कि आपका 102 अरब रुपया सिर्फ अक्टूबर के महीने में शॉर्टफॉल आया, जिसकी बेसिक रीजन ये थी हरासमेंट। इस हवाले से ताजरों का क्या मौक़िफ़ है? वो एक्सेप्ट कर रहे हैं इसको, और कहा जा रहा है कि अगर हमारा टैक्स पूरा ना हुआ हुकूमत का तो इसमें टैक्सेस में इजाफा भी किया जा सकता है। देखिए टैक्स में इजाफा करना तो चोरी को प्रमोट करने के बराबर है। अच्छा। देखिए इधर से 40 किलोमीटर दूर इंडिया में सेल टैक्स की शरह 8.5% है, जो यहाँ पे 18 + 5 + 5 28% है। अब देखें 18% सेल टैक्स है, 5% होल्डिंग टैक्स है, 5% सप्लायर टैक्स है, 28% है, वहाँ पे 8.5% है। एक तो गवर्नमेंट को चाहिए ये दफ्तर वाला काम बंद करें, 100 साल पुराना टैक्स सेल टैक्स एक्ट को ख़त्म करें, सिर्फ नॉन एडजस्टेबल 8.5% टैक्स लगाएं। अच्छा। उससे ये हो जाएगा, करप्शन खत्म हो जाएगी। ठीक है। देखिए 20 अफसर कस्टम इंटेलिजेंस के, कस्टम के 1 वीक पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने करप्शन की वजह से निकाले हैं। भाई 28 करोड़ रुपए के लिए बंदूकें, पिस्तौलें आप निकाल रहे हैं, और टैक्स चोर आप बिजनेस कम्युनिटी को कहते हैं। ये खुद ही कहते हैं, चोर को कहते हैं चोरी कर, शौकवर को कहते हैं ध्यान कर। अच्छा। ये सिस्टम खत्म होना चाहिए। 23,000 एम्प्लॉइज हैं FBR के, और सिर्फ दफ्तर कर रहे हैं। देखें पूरी दुनिया में इतना पुराना सिस्टम कहीं नहीं है। दकिया न्यूज सिस्टम है ये आपका। जब तक आप सिंगल डिजिट में सेल टैक्स नॉन एडजस्टेबल पॉलिसी नहीं लाएंगे तो चोरी का रुझान बढ़ेगा। टैक्स बढ़ाना मसला नहीं है। देखें इस वक्त 10,52,03,70 अकाउंट होल्डर हैं। अगर स्टेट बैंक और FBR एक पेज पे आ जाएं, और अगर एक बंदे के 5 अकाउंट भी हों मुख्तलिफ बैंकों में, तो 2,20,00,000 बंदा फिर भी बनता है टैक्स पेयर। आपके पास सिर्फ 52 लाख टैक्स पेयर है, तो 1.5 करोड़ टैक्स पेयर तो आपकी एक फिंगर पे है। आप क्यों नहीं टैक्स पेयर बना रहे उन्हें? आप छापे मार रहे हैं। कराची से लेके गिलगित तक, कोयटा से लेके डेरा इस्माइल खान तक कितने पेट्रोल पंप है? किसी पेट्रोल पंप पे कैमरा नहीं है। अच्छा। परसों आपने लिबर्टी में एक कपड़े की दुकान पे छापा मारा, 3 दिन से वहां पे स्टॉक टेकिंग हो रही है। ये कोई तरीका नहीं है। सही। आप देखें 940 अरब रुपए से ज्यादा हर साल सिर्फ ज़राअत का ब्लैक मनी में इंजेक्ट हो रहा है। उसको क्यों नहीं रोक रहे? इम्प्लीमेंटेशन में कहीं ना कहीं 5,000 का नोट बंद नहीं होगा तो आपकी ब्लैक मनी जो है वो स्ट्रांग रहेगी। सही। रिश्वत का बाजार स्ट्रांग रहेगा। सही। बैंकों के जरिए ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। हम तो कहते हैं ये करें, क्यों नहीं कर रहे? करना चाहिए। ठीक है। देखिए ये आपसे सिर्फ 100 किलोमीटर दूर है पेशावर से अफगानिस्तान, तो वहां पे $3 अरब था उनका ज़र मुबादला, और वो भी उन्होंने
करप्शन की रकम पकड़ के अपने ज़र मुबादला किए, आज उनका 13 अरब से ज्यादा है और नो लेबिलिटी, जीरो लेबिलिटी। और हम देखें हम उधर 150 अरब डॉलर से ज्यादा के मकरूज हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, अमेरिका हमसे बड़ा मकरूज है। सही। अब आप शरह सूद की बात कर लें, 22% से आपने 17.5 किया, बहुत अच्छा स्टेप था। अब 17.5 से आपने 15 किया, 15 से ये आ जाएगा 12 पे या 11 पे। ये क्यों किया है? जब इकॉनमी बेहतर होती हो ना तो गवर्नमेंट को ये मार्कअप नीचे करना पड़ता है, शरह सूद। अब इस वक्त तो इसका मतलब है हम ये समझ सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी बेहतर हो रही है, मगर उस बेहतर होने का मतलब ये नहीं है कि जी हमने यहाँ पे कुछ कर लिया है। कुछ देखें पॉलिसीज लानी पड़ेंगी, जो बीमार यूनिट हैं, बंद हैं, उनके लिए कोई पॉलिसी देनी चाहिए। सेकंड, इंडस्ट्री प्लॉट इतने महंगे हो गए हैं, 5 करोड़ रुपया एकड़ प्लॉट का रेट है। अब 5 करोड़ रुपए के प्लॉट पहले लें, 10 करोड़ की मशीनरी लगाएं, 5 करोड़ की बिल्डिंग लगाएं। एक आम कारोबार भी 25 करोड़ रुपए से कम नहीं है। कौन लगाएगा? जो कारोबार बंद हो रहे हैं, लोग उनको देखकर ये सोच ही नहीं रहे कि हम नया यूनिट लगाएं या नया कोई कारोबार यहाँ पे शुरू करें। अगर गवर्नमेंट ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए एक एमनेस्टी दे दें 5% पे, कि जी लोग अपना 5% जमा कराएं और उससे इंडस्ट्री लगाएं, तो हम उनको इंसेंटिव देंगे। तो इससे ये होगा कि जो लोगों के घरों में पैसे पड़े हैं वो सर्कल में आ जाएंगे। जो एक चोरी का धब्बा लगा हुआ है वो साइकिल में आ जाएगा। ये सारे मामलात में क्यों नहीं हुकूमत जो वो स्टेक होल्डर्स को लूप में लेती है, उनसे मुशावरत करती है? क्यों नहीं करती? क्या वजह है? साग डार साहब और शहबाज शरीफ को क्यों इंपॉर्टेंट बंदा समझा जाता है? कि वो प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर रहे हैं, उनको सारे काम का पता है। तो जब उन्हें पता है तो क्यों मगर नहीं ब्यूरोक्रेसी के रीढ़ की हड्डी जिसको समझा जाता है उसी से आप जो है मुशावरत नहीं कर रहे हैं, उन्हीं से आप बातचीत नहीं कर रहे हैं। देखें, पाकिस्तान की बदकिस्मती का आगाज उस वक्त हुआ जब आपने इंडस्ट्री नेशनलाइज की थी, सही, भट्टू साहब ने। ठीक है। उसके बाद आज तक इंडस्ट्री संभली नहीं। फिर ज़ियाउल हक साहब आए, उन्होंने इंसेंटिव दिया, इंडस्ट्री लगी। फिर जनाब मुशर्रफ साहब आए, उन्होंने फिर इंसेंटिव दिया, इंडस्ट्री फिर लगी। मैं हैरान हूँ कि फ़ौज पाकिस्तान जब टेक ओवर करती है तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ जाते हैं, और जब जमहूरियत आती है तो मुझे समझ नहीं आती जब क्यों नहीं अच्छी पॉलिसी वो ले आते। अभी मेहरबानी करें, जमहूरियत है, इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। बीमार यूनिट्स के ऊपर इंसेंटिव देना चाहिए, एमनेस्टी स्कीम देनी चाहिए, लोगों को चोरी का धब्बा ख़त्म करना चाहिए, और 1.5 करोड़ लोगों को क्यों नहीं टैक्स पेयर बनाया जा रहा, टैक्स नेट में लेकर आना चाहिए। ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल थी जिससे हम मज़ीद तरक्की कर सकते हैं और बेहतरीन मईशत की तरफ जा सकते हैं, जिसके ऊपर हमने बात की है। मियां अबूजर शाद साहब हमारे साथ मौजूद है, प्रेसिडेंट है लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए, हमसे बात की। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। और चूँकि आज जुम्मे का दिन है और आपको पता है जुम्मे को हमारा ख़ास तौर पर सेगमेंट होता है जिसमें हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को हाईलाइट कर रहे होते हैं, और ख़ास तौर पर जो हमारे इर्द गिर्द इश्यूज़ या मसाइल बरपा होते हैं उनको उसके हवाले से रोशनी और उस हवाले से इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, इस्लामी तालीमात हमें क्या कहती हैं, वो जानने की कोशिश करते हैं। और आजकल आपको पता है सोशल मीडिया का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, और एक तूफ़ान बदतमीज़ी है जो सोशल मीडिया पर बरपा हुई हुई है। मुख्तलिफ़ चीज़ें हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिलती है, गलत मालूमात हमें सोशल मीडिया पर मिलती है और आग की तरह फैल जाती है। तो इस हवाले से दीन इस्लाम हमें क्या अहकामात देता है, क्या तालीमात देता है, हमने किस चीज़ का किस तरह यूज़ करना है, और अगर मिस यूज़ किसी चीज़ का हो रहा है तो उस हवाले से हमें क्या तालीमात मिलती है, इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब मौजूद है, मारूफ सीनियर स्कॉलर हैं, उनको वेलकम कहते हैं। डॉक्टर साहब आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है। और उसके साथ साथ मौलाना फ़िदौर रहमान साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है आज के सेगमेंट में। फ़िदौर रहमान साहब आपको भी खुशामदीद कहते हैं जागो लाहौर में। डॉक्टर साहब सबसे पहले आप ही से बात करना चाहूँगी, सोशल मीडिया पे आपको पता है कि आए रोज़ कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी हमारे सामने आई हुई होती है, एक तूफ़ान बदतमीज़ी बरपा हुआ है।
तो अगर ये सारे का क्रक्स देखा जाए, सारी चीज़ें देखी जाए, तो दीन इस्लाम के साथ इसको किस तरह आप हमें बताएंगे कि क्या क्या तालीमात मिलती हैं हमें दीन इस्लाम में, अगर किसी चीज़ का यूज़ करना है तो उसको किस तरह यूज़ करना है? बिस्मिल्लाह रब्बी मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया, और हमेशा की तरह आज का उन्वान जो है वो भी हमारी ज़िंदगियों के बड़े करीब है, बल्कि अगर अब मैं ये कहूँ तो शायद गलत ना होगा कि ये उन उन्वानात में से है और गोया उन मसाइल में से है जिससे रोज़मर्रा की बुनियाद पर कम व बेश हर दूसरे शख्स को सामना है। हाँ जी। और ये बाज़ लोग शऊरी तौर पर, बहुत बड़ी तादाद में गैर शऊरी तौर पर लोग जो हैं वो न सिर्फ इसका इस्तेमाल शुरू करते हैं और बड़ा खुशी खुशी इसका इस्तेमाल होना शुरू होता है। और जब नया एक मोबाइल का जो है वो डब्बा खुलता है तो अजीब तरह की सरशारी और खुशी होती है, तजस्सुस होता है। और फिर जब जैसे जैसे उसके ऊपर जो है वो वक्त लगाना शुरू करता है बंदा, और उसके साथ दिलचस्पी बढ़ना शुरू होती है, और फिर ये एक दिलचस्पी जो है और अफादियत खोते हुए एक दर्जा आगे जाके एडिक्शन का एक पहलू जो है इसके अंदर पैदा होना शुरू हो जाता है। सो इसीलिए हम कहते हैं कि ये एक ऐसा खुशगवार आर्जा है, एक ऐसी खुशगवार बीमारी है जो बंदा बाय चॉइस खुद इख्तियार करता है। और फिर न सिर्फ ये कि इससे जो ज़हनी हमारी सेहत है वो उसमें बिगाड़ आना शुरू होता है, बल्कि जिस्मानी सेहत के ऊपर भी, और एक दर्जा आगे जाके अखलाकी सेहत जो मुआशरे की है उसके ऊपर भी बुरे असरात आना शुरू हो जाते हैं अगर इसे एतदाल के साथ खर्च ना किया जाए, इस्तेमाल ना किया जाए। मैं देखता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा ज़िंदगी से जो सबसे नुमायाँ उन्वान ज़िंदगी बरतने के हवाले से नुमायाँ उसूल हमें नज़र आता है वो खैरुल उमूर औसतुहा है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िंदगी के सारे मामलात में खैर और ख़ूबी का जो एक इस्तारा है और उनसर है वो ये है कि कोई भी काम किया जाए, खा वो अपनी हैयत और तरकीब के अंदर कितना ही अफादियत पर मबनी हो, कितना ही फ़ायदा देने वाला हो, कितनी ही बड़ी ज़रूरत क्यों ना हो इंसानी ज़िंदगी की, उसे बाहर तौर एक एतदाल के दायरे के अंदर रखते हुए इस्तेमाल करना चाहिए। और जब तक ये पूरी इंसानी तारीख़ इस बात पर गवाह है, बल्कि ज़िंदगी का हर लम्हा इस बात पर गवाही देते हुए हमें नज़र आता है कि हर वो काम जो एतदाल के साथ किया जा रहा हो उसका खैर जो है वो कई गुना बढ़ जाया करता है। अच्छा। उसके जो नुकसानात होते हैं वो कम से कम हो जाया करते हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम एक बेतरतीब सी उसके साथ, क्योंकि गैर तरबियत याफ्ता हमारे यहाँ जो है ना वो एक पूरी कौम को एक आर्जा लाहक है। सो हम बुनियादी चीज़ों के करीने और सलीके जो हैं उनसे उस तरह इब्तदाई दिनों में जो है वो आगाह नहीं होते और ना वो हम उसको अपने कौमी मिजाज का हिस्सा बनाते हैं। नतीजा फिर ये होता है कि एक बड़ी तादाद के अंदर चीज़ें जो हैं वो अफरात व तफरीत का शिकार होना शुरू हो जाती हैं और फिर इस तरह के मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि पहला उसूल तो ये है कि खैरुल उमूर औसतुहा, सबसे पहली और बुनियादी बात तो ये है कि हमें चीज़ों को एतदाल के साथ इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरी बात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे के झूठा होने के लिए इतनी बात ही काफ़ी है कि वो हर सुनी सुनाई बात को आगे बयान कर दे, आगे दूसरों तक पहुंचा दे। अब आप ये देख लें कि सोशल मीडिया जिससे दुनिया भर के एक बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो बहुत सारा खैर का काम ले रहे हैं, इसकी बहुत सारी पॉजिटिविटी से इस्तेफादा कर रहे हैं। ये मालूमात को एक दूसरे तक पहुंचाने का ज़रिया है, खबरगिरी का ज़रिया है, अपने ख्यालात और नए आइडियाज़ को डिस्कस करने का ज़रिया है। लेकिन हमारे यहाँ ये क्योंकि ख़ास तादाद जिसे कहते हैं ना ख़ास, इसका जो इतदाल है उससे बढ़ के इस्तेमाल है इसका। नतीजा क्या होता है कि अब ये इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा डिसइन्फॉर्मेशन का सोर्स बनना शुरू हो गया, ये मालूमात से ज़्यादा अफवाहों का प्लेटफॉर्म बनना शुरू हो गया। यानी आप तसव्वुर कीजिए एक लम्हे के लिए कि जब अचानक रात के किसी पैर एक दिल जले को ख्याल आता है कि फ़लाँ जो बड़ी शख्सियत है उसकी अगर वफ़ात की खबर चल जाए तो क्या ही अच्छा होता है। आप देखें कम बेश हर हफ्ते हमें किसी न किसी ऐसी बड़ी शख्सियत के बारे में ऐसी र्यूमर मिलती है कि वो आदमी, वो बुज़ुर्ग शख्स, वो नामवर शख्सियत जिसने सोसाइटी के लिए कहीं कंट्रीब्यूट किया होता है, उसे रात के आखिरी पैर फ़ोन आना शुरू हो जाते हैं, उसके घर, उसके बीवी बच्चे तक परेशान होना शुरू हो जाते हैं कि न जाने ये क्या मामला हो गया, कहाँ से ये खबर फैलना शुरू होगी। हत्ता कि ये हालत होती है कि बाज़ दफ़ा लोगों को अपने बेडरूम से अपने ज़िंदा होने की खबर देना पड़ती है और इस अफवाह की तरदीद करना पड़ती है। तो सो हम अपने रवैयों में इतने गैर जिम्मेदार होते जा रहे हैं, इतने गैर संजीदा होते जा रहे हैं कि एक लम्हे का जो लुत्फ़ है और एक लम्हे की और या चंद थोड़ी सी रेटिंग लेने के लिए, चंद पैसों के लिए हम लोगों के बारे में कितनी गैर संजीदा किस्म की अफवाहें जो हैं वो फैलाना शुरू कर देते हैं, इस वबाल को खौफ में रखे बगैर कि अल्लाह के यहाँ ये कितनी बड़ी नाराज़गी का ज़रिया और वसीला हो सकता है।
लगती है। अच्छा मौलाना साहब, ये जिस तरह सोशल मीडिया का यूज़ बढ़ता जा रहा है, इसकी वजह से हमारे मुआशरे में एक बिगाड़ भी पैदा होता जा रहा है, अखलाकियात से गिरते जा रहे हैं कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया पर अगर देखा जाए तो। इस हवाले से क्या हमें अहकामात तालीमात मिलती हैं कुरान हदीस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अव्वलन शुक्रगुज़ार हूँ और मुझसे कबल डॉक्टर साहब ने इंतहाई खूबसूरत अंदाज में आज की गुफ्तगू का आगाज़ फरमाया। उसी तसलसल को बरकरार रखते हुए अर्ज़ करना चाहूँगा कि कुरान मजीद बुरहान रशीद सूरह हुजरात, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु अन तुसीबू कौमन बिजहाला, कि जब ख़बर किसी फासिक की तरफ से आए तो उसकी छानबीन कर लो और ये ना हो कि छान फटक के बग़ैर कहीं तुम नदामत का तुम्हें सामना करना पड़े। आज हमारा मामला ये है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल, अब हम ये कहें यहाँ बैठ कर के इसका इस्तेमाल ख़त्म करवाया जाए, ये नामुमकिन सी बात लगती है। अलबत्ता ये है कि इसके मुस्बत इस्तेमाल की कोशिश की जाए और आवाज़ उठाई जाए, और आपका प्रोग्राम इसी हवाले से है। देखें, जब अफवाहें उड़ती हैं, और सिर्फ अफवाहों का ही मामला नहीं है, इस वक्त मुल्क पाकिस्तान वतन अज़ीज़ में बाकायदा मनसूबा बंदी करके सोशल मीडिया के ज़रिए मजहबी मुनाफरत को बढ़ाया जा रहा है, और मुक़द्दसात की तौहीन आप सोच भी नहीं सकती कि किस खुले अंदाज के अंदर की जा रही है। नबी अलैहिस्सलातु तस्लीम की ज़ात अक़दस हो, हज़रात अंबिया अलैहिमुस्सलाम हो, हज़रात सहाबा इकराम अलैहिमुर रिज़वान, अज़वाज मुतहरात और अहलुल बैत अलैहिमुर रिज़वान, या औलिया उम्मत रहिमहुमुल्लाह ताला, इनके हवाले से इतनी यानी जो है ना वो वाज़ेह लफ्ज़ों के अंदर तौहीन की जा रही होती है, और बाकायदा वो लोग मुंतखब किए जाते हैं इन कामों के हवाले से। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अर्ज़ करना चाहूँगा कि हद एतदाल वो क्या है कि मुस्बत चीज़ों को शेयर किया जाए और मुस्बत चीज़ों को फैलाया जाए। दूसरी चीज़ ये है कि साइबर क्राइम मौजूद है, लेकिन ये पता ही नहीं चलता कि साइबर क्राइम किसके लिए है, कहाँ है, किस तरह से है। आम लोग जो आपस में मतलब झगड़ रहे होते हैं, कर रहे होते हैं। और मैं ये भी अर्ज़ करना चाहूँगा कि ज़ाती और ख़ानदानी मामलात को सोशल मीडिया की ज़ीनत न बनाया जाए। मेरा अगर किसी के साथ ख़ानदान में कोई मामला है, मैं उठाकर उसको फ़ेसबुक पे चस्पा कर देता हूँ, जिससे मज़ीद आग लग जाती है, और ख़ानदान जो है ना वो ख़ानदान क्या, कौम, कबीले, इलाके आपस में लड़ पड़ते हैं। इसलिए कि ज़ाती मामलात आपस में तय कर लिए जाएँ, उनको सोशल मीडिया की ज़ीनत बनाना और अपने जो है ना वो दुख दर्द, ठीक है किसी कोई मुस्बत अंदाज़ होता है, लेकिन दूसरे के बारे में इस तरह की चीज़ें सोशल मीडिया के ज़रिए करना। और तजर्बे में ये चीज़ आई है कि व्हाट्सएप ग्रुप्स हों या दीगर ग्रुप्स हों, ऐसे प्लेटफार्म हों, तो वहाँ क्या है अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग किसी चीज़ पर अगर बहस करते हैं, ज़रा सा मुखालिफ नुक्ता नज़र आया नहीं है कि वो जनाबे वाला बस शोला नवाई शुरू हो जाती है, तू तरां शुरू हो जाती है। और बिलखुसूस पिछले कुछ अरसे में हमारे यहाँ ये माहौल बना दिया गया कि बस गाली देनी है और प्रोपेगेंडा करना है, और इसी तरह से जो है ना वो दूसरों की जो मुक़द्दसात हैं उनकी तौहीन, तज़लील। तो मैं ये करना चाहूँगा कि हमें एहतियात बरतनी चाहिए और मुस्बत चीज़ों का जो है ना वो इजहार करना चाहिए और उसको फैलाना चाहिए। बेशक आप अपनी अमली ज़िंदगी में भी और अगर सोशल मीडिया पर भी यूज़ करें तो वहाँ पर भी ये चीज़ करनी चाहिए। डॉक्टर साहब, आपकी तरफ भी यही सवाल लेकर आऊँगी कि जिस तरह मौलाना साहब ने बात की कि मजहबी मुनाफरत भी बढ़ती जा रही है, फिर हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं एक फ़िरका वारियत को भी बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट किया जाता है, प्रोपोगंडा इसके हवाले से भी किया जाता है। तो इस हवाले से क्या हमें तालीमात मिलती हैं और किस तरह इससे बचा जा सकता है? आप ये देखिए ना कि इस वक्त गैर जिम्मेदारी का आलम ये है और इसके मिसयूज़ का लेवल ये आ गया है कि एक ऐसा मुल्क जिसकी गालिब अक्सरियत जो है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ मोहब्बत करने वाली है, दीन रहमत के साथ वाबस्ता है, अपनी वाबस्तगी को दुनिया और आखिरत दोनों के लिए फ़लाह का ज़रिया समझती है, वहाँ पर एक शख्स के पास यानी रात के किसी पहर या दिन में किसी वक्त चलते फिरते किसी दोस्त का फॉरवर्डेड मैसेज आता है और उसके अंदर जो बात बयान की गई होती है उसके नीचे कुरान पाक की किसी सूरत का नाम लिखा होता है और आगे कोई एक अदद लिखा हुआ होता है। हम उसकी तस्दीक किए बग़ैर उसी पर ही अपनी जन्नत का इन्हिसार समझना शुरू कर देते हैं और समझते हैं कि एक सांस में अपनी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में जाएं और जितने हज़ार लोग मौजूद हों उन सबको भेज दिया जाए। भाई अगर ये आपके लिए
ये सही मानों में कुरान हकीम की किसी आयत का पैगाम है और इसका पहुंचना सवाब का ज़रिया बन सकता है, तो कहीं गैर जिम्मेदारी के साथ वो चीज़ जो कुरान हकीम का हिस्सा नहीं है आप उसे कुरान के साथ या अल्लाह के रसूल की बात के तौर पर पेश करते हुए सवाब की उम्मीद रख रहे हैं। आपको अंदाज़ा है अगर वो हकीकत में वैसा नहीं है तो वो हमारे लिए कितने बड़े वबाल का ज़रिया बन सकता है। हमारे लास्ट मिनट चल रहे हैं तो अखलाकियात से हम गिरते जा रहे हैं, माशरात में बिगाड़ पैदा हो रहा है हमारे। मैं ये समझता हूँ बहुत सादा सी बात है कि सही बात अगर आपके पास पहुंचाने के लिए नहीं है तो लाजिम नहीं है कि रोज़ाना हाजिरी लगवाने के लिए कोई गलत बात जो है ना वो उसको पोस्ट किया जाए। जिम्मेदारी और एहतियात के साथ ये जानते हुए कि एक ग्लोबल वर्ल्ड है और अब इस वक्त हमारे पास हमारी किसी एक की कही हुई बात जो है वो दुनिया में न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी के अंदर तब्दीली का ज़रिया बन सकती है। इसलिए जितनी ज़्यादा बड़ी ऑडियंस आपको मैसर है, मैं समझता हूँ इतना ज़्यादा जिम्मेदारी का मुजाहरा होना चाहिए। हमारे यहाँ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स में वो लोग जिनके अकाउंट्स या जिनका रब्ता बड़ी तादाद में लोगों के साथ है, बहुत माजरत के साथ मुझे कहना पड़ता है कि कई मामलों में वो बहुत ज़्यादा गैर जिम्मेदार नज़र आते हैं। अच्छा। सो जितनी मैं समझता हूँ आपकी ऑडियंस बड़ी है, उसका हुजम बड़ा है, इतना ज़्यादा एहतियात के साथ तस्दीक करके 2 मिनट बाद आपकी बात बेशक लोगों तक पहुँच जाए, लेकिन तहकीक के साथ अगर पहुँचे तो क्या ये अच्छी बात हो। छोटी सी मिसाल आप ये देखें कि रोयत हिलाल कमेटी का हमारे यहाँ मामला होता है और हम सबको पता होता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया बता रहा है कभी इजलास चल रहा है और हम न जाने क्यों सबकत ले जाने के लिए, और हमें पता होता है कि अभी थोड़ी देर में हमें शर्मिंदगी का सामना होना है, लेकिन सिर्फ अपनी एक वो जिसे कहते हैं ना ट्रैफिक अपनी तरफ करने के लिए उस बेझिझक जो है बिला खौफ जो है वो झूठ बोला जा रहा होता है और अफवाह फैलाई जा रही होती है। कुछ चांद को निकालने का जोर दे रहे होते हैं, मुबारकबादें दे रहे होते हैं और कुछ इतला कर रहे होते हैं कि नहीं कल रोज़ा रखना है। सो ये उमूमी तौर पर मिनासल कौम पूरी कौम को अपने रवैयों पर नज़रसानी करना पड़ेगी और अपनी तरबियत का ज़रिया करना पड़ेगा। हमारी तरबियत किसी ने बाहर से आके नहीं करनी है, हमने खुद अपनी तरबियत करनी है और इसका आगाज़ अपनी ज़ात से और आज से ही करना है। आज से ही करना है। ठीक है जी, ये सारी सूरत हाल थी कि सोशल मीडिया पर जो मामला चल रहे होते हैं, गलत मालूमात और कुछ कंट्रोवर्सी भी हम देखते हैं कि उससे किस तरह हमने बचना है और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस पर रोशनी हमने डालने की कोशिश की है। डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब हमारे साथ मौजूद थे, मौलाना फिदौर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए। इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।